अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा आउटलाइन का टॉपिक है वो है सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो कल हमने देख लिया था पिछली वीडियोस में कि हमारे पास जो है वो लीनियर सिस्टम क्या होता है। लीनियर सिस्टम बेसिकली हमारे पास जब हमारे पास डिफरेंट जो है लीनियर इक्वेशंस मिल जाती हैं, दो या दो से ज्यादा जो है वो लीनियर इक्वेशन जब हमारे पास आ जाती हैं तो वो मिलके क्या बनाती हैं, एक लीनियर सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, अब उनका सोल्यूशन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, आज हम जो है वो बात करने वाले हैं उसके सोल्यूशन सेट के बारे में। ठीक है, उसके सोल्यूशन सेट को आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, वो किस टाइप का होगा सोल्यूशन सेट लीनियर सिस्टम का, ये आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम क्या होता है? लीनियर सिस्टम का हमें पता है जब हमारे पास डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस मिल जाती हैं तो वो हमारे पास बन जाती हैं, वो हमारे पास लीनियर सिस्टम बन जाता है। लेकिन अगर हम अपनी इक्वेशंस को ax इज इक्वल टू b, ये हमने पढ़ा था मैट्रिक्स नोटेशन में। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी इस नोटेशन को इस फॉर्म में लिख सकें कि ax इज इक्वल टू 0, अगर हम अपनी इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख सकें तो ये हमारे पास होती हैं लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस। ठीक है, जब भी हमारे पास ए मैट्रिक्स ए होगा और जो वेक्टर होगा x, अगर हम उनको मल्टीप्लीकेशन करें और वो हमारे पास इक्वल आ रहा है 0 के, तो वो हमारे पास एक होमोजीनियस जो है वो इक्वेशंस हैं। ठीक है, देन हमारे पास जो है उनके सॉल्यूशंस आते हैं। जब हम होमोजीनियस लीनियर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो दो तरह के जो है वो सॉल्यूशन मिलते हैं हमें, ट्राइवल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है, देन हम देखेंगे हमारे पास नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है। The homogeneous equation ax is equal to 0 has a non-trivial solution if and only if the equation has at least one free variable। ठीक है, देखें हमने क्या करना होता है, बेसिकली आपने क्या करना है, हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा A, मुझे चेक करना है कि क्या ये मेरे पास ट्राइवल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, उस अपने मैट्रिक्स A का रैंक फाइंड करूंगी। हम क्या करेंगे, अपने हमारे पास जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, मैं इसका रैंक फाइंड करूंगी। ठीक है, अब रैंक क्या होता है हमारे पास, जब जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मुझे क्या करना है, इसे रिड्यूस्ड एचेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें से मुझे x1, x2, x3 की वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है, यहाँ पर जब मुझे x1, x2 एंड x3 की वैल्यूज मिल जाएंगी तो मुझे चेक करना है कि क्या मेरे पास इस कॉलम में, इस मैट्रिक्स में मेरे पास जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम जो है वो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास लास्ट वाली रो, कभी फर्स्ट वाली रो, कोई भी रो जो है वो हमारे पास 0 बन जाती है। तो तब क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कम हो जाती हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, बट अगर मैं इसको जो है वो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया, बट मेरे पास क्या हुआ, मेरी लास्ट रो जो है ना वो मेरे पास हो गई 0 0। तो इसमें आप देखें तो मुझे पिवट पोजीशंस कितनी मिली हैं, 2, यानी कि इसका रैंक कितना है, 2। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2, तो इसका रैंक मेरे पास आया है 2। अगर मेरे पास, जबकि मेरे पास जो मैट्रिक्स था वो 3 ऑर्डर का था, 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, अगर हमारे पास जो रैंक है वो इक्वल आ जाता है हमारे ऑर्डर के, ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर का यही मतलब है कि इस जो है वो मैट्रिक्स में हमें x1, x2, x3 तक की वेरिएबल की ना वैल्यूज हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो हम अपने ऑर्डर के हिसाब से अपने वेरिएबल्स गेट कर लेते हैं, अगर 3 ऑर्डर का है तो 3 वेरिएबल्स की जो है वो वैल्यूज हमें मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है। बट अगर ऐसा हो जाता है, जैसे ये वाला केस है मेरे पास, कि हमारे पास जो है वो ऑर्डर मैच नहीं करता, जैसे मेरे पास ये 3 ऑर्डर की है बट जो मेरे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वो 2 हैं, तो मेरे पास जो रैंक आ रहा है वो लेस आ रहा है ऑर्डर से, तो देन क्या होगा, ये मेरे पास सोल्यूशन है ट्रिवियल सोल्यूशन।
आई होप आपको जो है वो इस एग्जाम्पल की समझ आ गई हो। आगे जो है वो हम एग्जाम्पल्स करते हैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हमें अपनी एक्सरसाइज में यही फाइंड करना है अपने ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को। देन देखें, हमें जो है ये एग्जांपल 1 दी गई है, हमें चेक करना है कि क्या हमारे पास जो ये इक्वेशंस हैं होमोजीनियस। यहाँ पर देखें होमोजीनियस इक्वेशन मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है, ax इज इक्वल टू 0 है। मुझे चेक करना है कि क्या मेरा ये नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है या फिर नहीं है। तो चले, हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले रैंक फाइंड करना होता है। रैंक कैसे फाइंड करते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले मैट्रिक्स ए के जो वेरिएबल्स हैं जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। देन हमें क्या करना है, इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हमने इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट किया, जैसे आप देखें मेरे पास एक ये था और मुझे इसके नीचे वाली वैल्यू जो है वो 0 चाहिए। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हम जो है वो इसको जो है वो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम जो है वो पहले अपने फर्स्ट एलिमेंट को ही 1 करें, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो जब रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म होती है तो ऐसे हमारे पास जो हम सबसे पहले इसको जो है वो 1 करते हैं। ये हम डिसाइड करते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे ये मेरे पास 3 था, तो आप देखें मेरे पास जो इजीली है वो दूसरे दो जो रोज हैं वो इजीली 0 बन सकती हैं इस 3 की वजह से। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है वो दूसरे एलिमेंट्स जो पिवट पोजीशन के नीचे वाले एलिमेंट्स है, पहले हमने उनको 0 कर लिया। देन मेरे पास जो पिवट पोजीशन आ चुकी है यहाँ पर 3 आ चुकी है। देन 3 के नीचे 9 है, हम उसको 0 करेंगे, ठीक है। डिफरेंट रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा था ये एक आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके देन हमने रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देन क्या किया, हमारे पास आफ्टर रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म हमारे पास x1 x2, मेरे पास देखें ये ऑर्डर था मेरे पास 3/3 का, 3 का ऑर्डर था। बट मेरे पास जो सोल्यूशन आया है वो आया है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो 2 है, एक रो जो है वो 0 हो गई है फुल। तो इसका मतलब है कि आपने डिसाइड करना है कि अब ये ट्रिवियल सोल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो हमने देखा था अगर हमारा रैंक जो है, रैंक ऑफ ए अगर हमारे पास इक्वल आ जाता है, हमारे पास जितने नंबर ऑफ ऑर्डर होता है अगर उसके इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा उसके इक्वल नहीं आया, इसका मतलब है यस इट इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। आगे आपको पता है कि हम इस फॉर्म से जो है वो इक्वेशंस को ऐसे वेक्टर्स की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया है, फाइंड किया था इस क्वेश्चन में कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल है या नहीं है। देन यहाँ पर देखें उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है, x1 इज इक्वल टू x1 माइनस 4/3 x3 इज इक्वल टू 0। x1 की वाली रो है और ये हमारे पास सेकेंड रो है, बट थर्ड रो है उसमें जो है वो ऑल एलिमेंट्स 0 हैं, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारे पास x3 जो है वो एक फ्री वेरिएबल है। जब अगर हमें कोई फ्री वेरिएबल मिल जाए तो इसका मतलब यही है ना कि हम उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सके, तो उसका रैंक जो है वो लेस हो जाएगा। जब भी हमारे पास अगर कोई फ्री वेरिएबल आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है। तो इसमें मुझे x3 जो है वो फ्री वेरिएबल मिला है क्योंकि उसकी वैल्यू हम गेट नहीं कर सके, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। इसी तरह हम अपनी जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल नंबर 2 है, मुझे एक सिंगल इक्वेशन दी गई है जो कि होमोजीनियस है, ठीक है। उन्होंने मुझे क्या कहा है, सिंगल लीनियर इक्वेशन कैन बी ट्रीटेड एज अ वेरी सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास किस तरह से होती हैं, जब हमारे पास 2 से ज्यादा जो है वो इक्वेशन मिल जाती हैं। बट हमें ये एक सिंगल इक्वेशन दी गई है, डिस्क्राइब ऑल सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसी में से हम x1 x2 x3 की वैल्यूज गेट करेंगे एक सिंगल इक्वेशन से ही। हम अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अगर आप देखें, चलो पहले खा ले, उनका नहीं आया।
दो आए थे लेकिन क्या लिखना। तो इस एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास x1 की वैल्यू तो आ गई है, बट x2 एंड x3 हमारे पास क्या है, फ्री वेरिएबल है। तो जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल हमारे ऑर्डर के मुताबिक हमें वेरिएबल्स के आंसर नहीं मिलते, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट वाली देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है डिस्क्राइब ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ax इज इक्वल टू b। यहाँ पे ax इज इक्वल टू 0 की बात नहीं हो रही, यहाँ ax इज इक्वल टू b की बात हो रही है। डिस्क्राइब ऑल सॉल्यूशंस, हमें यहाँ पर ऑल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ax इज इक्वल टू b है, यानी कि हम इसे आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस्ड एचेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूस्ड एचेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास देखें ये इक्वेशंस आ गई हैं, x1 माइनस 4/3 x3 इज इक्वल टू -1 x2 इज इक्वल टू 2। बट हमारे पास जो x3 है वो एक फ्री वेरिएबल है, क्योंकि x3 की वैल्यू हम जो है वो हम गेट नहीं कर सके। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास अगर इस तरह इक्वेशंस आ जाएं तो हम इन्हें वेक्टर्स की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखें x1 माइनस 4 x3 को कॉमन ले लिया, x1 की हमारे पास वैल्यू है तो हम वो नहीं लिखेंगे। x1 किसके इक्वल है हम वो लिखेंगे, x1 इक्वल टू -1। यहाँ पर देखें ये मेरे पास इक्वेशन है ना, तो मैं इसमें से x1 की वैल्यू गेट करूंगी। x1 इज इक्वल टू -1 प्लस 4/3 x3। ठीक है, तो -1 प्लस 4/3 x3 ये मैंने लिख लिया, एंड x2 किसके इक्वल है, 2 के। यहाँ पर हमने x2 लिख लिया, बट x3 की वैल्यू हम गेट नहीं कर सके तो वो x3 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, देन हमें अब क्या करना है, अब हमने x1 x2 x3 को सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें -1 2 एंड 0 ये मेरे पास आया है x1 के लिए। ठीक है, एंड x2 के लिए, एंड देन मुझे फाइंड करना है x3 के लिए। ये मेरे पास x3 है, तो मैं क्या करूंगी, x3 में मेरे पास क्या आ रहा है 4/3 x3 एंड लास्ट पे x3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिखूंगी 4/3। यहाँ पर देखेंगे x2 की वैल्यू है, यहाँ पर x3 जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, एंड यहाँ पर x3 की प्लेस पे x3 वैसे ही आ जाएगा। जब आप इसे खोल कर लिखेंगे हमारे पास, तो ये -1 2 की जगह 2 0 की जगह 0, इसमें से जब हम x3 को बाहर निकालेंगे तो मेरे पास जो x3 की वैल्यूज आएंगी, जो उसका वेक्टर आएगा वो हमारे पास आएगा 4/3 0 एंड 1। तो ये है हमारे पास इसके सोल्यूशन। अब देखें यहाँ पर हमें एक ट्राइवल सोल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम अपने जब हमने रिड्यूस्ड एचेन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो आप देखें कि हमारे पास जो है जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वो हमारे पास लेस है हमारे ऑर्डर से, तो ये हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अब हम क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, डिटरमिन इफ दे हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्राई टू यूज अ फ्यू ऑपरेशन एज पॉसिबल। उन्होंने हमें क्या किया है, इक्वेशन दी हैं और हमें कहा है कि इन पर ऑपरेशंस अप्लाई करें, रो ऑपरेशन, और हमें बताएं कि क्या ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है या फिर नहीं है। तो आपको पता है कि हम कैसे चेक करेंगे, हम सबसे पहले इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, हम इन्हें रिड्यूस्ड एचेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, या फिर आप सिंपल ऐसे याद रख लें कि अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल फ्री आ जाता है तो वो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने सोल्यूशन से देख लेते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसकी हमें ये इक्वेशन दी गई हैं। ठीक है, हमें क्या किया, अपने मैट्रिक्स को लिख लिया 2 -2 4 -5 -7 2 8 1 एंड 7, और क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखना होता है तो हमने आगे जो है वो 0 0 भी लिख लिए। अब हम इन पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास रिड्यूस्ड एचेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कोई वेरिएबल फ्री तो नहीं बचता, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें
कि मेरे पास एक जो वेरिएबल है 0 वो ऑलरेडी 0 है यहाँ पर। अब मैं क्या करती हूँ, पहले इस 4 को 0 कर लेती हूँ। 4 की जगह पे 0 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस रो को, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करूंगी और देन इसमें ऐड कर दूंगी, तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इसे 0 गेट करने के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट पिवट पोजीशन है वो 12 है। अब मुझे क्या करना है, अगर आप देखें ये मेरे पास पिवट पोजीशन थी पहली, ये मेरे पास पिवट पोजीशन है सेकंड। अब मुझे सेकंड पिवट पोजीशन के नीचे वाले को 0 करना है। अगर मैं इसको 0 करती हूँ, यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों रोज को हम ऐड कर लेते हैं, R2 को और R3 को, तो मेरे पास ये जो है ऑटोमेटिकली 0 बन जाता है। तो मुझे कितनी पिवट पोजीशन मिली, 2 पिवट पोजीशन मिली। इसका मतलब है कि मेरे पास ये जो सोल्यूशन है वो मेरे पास एक वेरिएबल जो है वो फ्री दे रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई वेरिएबल फ्री होगा, तो आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी फ्री वेरिएबल आ जाएगा तो वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता है कि हमारे पास एक फ्री वेरिएबल आ चुका है, x3 जो है वो फ्री वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लिख देंगे नीचे के सिंपल, हम लिख देंगे कि जो है हमारे पास x3 जो है वो फ्री वेरिएबल है, इसलिए क्या है, ये एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। एंड देन हम अपने क्वेश्चन में देन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 4 तक एक जैसे ही है। हमें क्या करना है, इन्हें रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास कोई फ्री वेरिएबल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है, देन हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 5 है, solve the method of example 1 and 2 to write the solution set of the given homogeneous system in the पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म। तो हम देख चुके हैं पीछे के पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म जो है वो किस तरह से होती हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, ये उसी का सोल्यूशन है जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सेम थे। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसे मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास उनकी वैल्यूज होनी चाहिए x1, x2, x3 की। तो वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं a लिखूं, x लिखूं, इक्वल टू 0 लिखूं और फिर अपने इस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैं अपनी x1, x2, x3 की वैल्यूज गेट करूं, देन मैं इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम अपने जो इक्वेशंस हैं उनको मैट्रिक्स और एक वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें जो भी मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं वो उन्होंने ले ली हैं, बल्कि इन्होंने आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। देन हमने क्या करना है, इन्हें रो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मुझे एक जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो 2 मिली है। ठीक है, एक मेरे पास फ्री वेरिएबल आया है। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, x1 प्लस 3x3 प्लस, यहाँ पर देखें x1 प्लस 3x2 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये आई है। सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगा, x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। x3 जो है वो मेरे पास एक फ्री वेरिएबल है। अगर मेरे पास कोई भी वेरिएबल अगर फ्री आ जाता है तो मेरे पास वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, बट हमें क्या करना है, इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उन्होंने सिंपल लिख दिया है कि द वेरिएबल x3 इज अ फ्री वेरिएबल। तो पैरामेट्रिक फॉर्म किस तरह से होगी हमारे पास, यहाँ पर देखें x1, x2, x3 एंड देन हम क्या करेंगे, अपने x1, x2, x3 की वैल्यूज लिखेंगे। ये किस तरह से होगा, हम थोड़ा ये देखें, ये थी मेरे पास x1 की इक्वेशन। ठीक है, x1 की वैल्यू दे देखें, एक सेकेंड, यहाँ से आपको ठीक समझ आएगी। यहाँ पर देखें ये मुझे इक्वेशन दी गई थी x1 के लिए। मैं क्या करूंगी, यहाँ से x1 का आंसर निकाल लूंगी। तो ये मैंने क्या किया है, x1 का आंसर निकाला है। x1 इज इक्वल टू, ये जो दूसरी x2 एंड x3 है वो ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे, तो मेरे पास x1 का आंसर आ गया एंड x2 का भी आंसर आ गया। x2 इज इक्वल टू -2x3। ठीक है, तो अब मैं अगर इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखूं तो मैं किस तरह से लिखूंगी, मैं ऐसे लिखूंगी x3 माइनस 3x2 एंड देन यहां पर आएगा -2x3। देन हमें क्या करना है,
यहाँ पर x2 एंड x3 को सेपरेट कर लेना है। अगर मैं x2 को यहाँ पर सेपरेट करूं x2 को, तो यहाँ पर देखें x2 के लिए तो यहाँ पर देखें अगर मैं x2 की वैल्यूज निकालूं, x2 मैंने कॉमन ले लिया, x2 की वैल्यूज निकालूंगी तो मुझे फर्स्ट रो में से मिलेगा -3, ठीक है, सेकेंड रो में से मुझे मिलेगा 0 एंड देन इसी तरह प्लस x3 लिखूंगी एंड x3 के मेरे पास जो वेरिएबल एंट्रीज हैं वो क्या है 1 एंड 2। ये है मेरे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। आगे हम जो है वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल उसी तरह होना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। इसमें भी हमें क्या करना है, रो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर वहाँ से हमें ये इक्वेशंस मिलेंगी हमें, ठीक है। ये दो इक्वेशंस मिली हैं, x1 + 4x3 = 0, x2 - 3x3 = 0। एक हमें फ्री वेरिएबल मिला है। जब हमें फ्री वेरिएबल मिलता है इसका मतलब है ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखें हमें ये इक्वेशंस जो है वो मिल चुकी हैं। मैं क्या करूँगी, यहाँ से x1 का आंसर फाइंड करूँगी। तो x1 जो है वो किसके इक्वल होगा, x1 = -4x3, ठीक है, एंड x2 किसके इक्वल है, x2 = 3x3। अब हमें क्या करना है, हमें एक इस तरह से हम लिखेंगे, जो हमारे पास नीचे वैल्यूज थी हम वो लिखेंगे। x1 के लिए मेरे पास आया है -4x3 एंड देन सेकेंड में मुझे मिला है x2 - 3x3 एंड x3 की जगह पे हम x3 ही लिख देंगे क्योंकि वो हमारे पास एक फ्री वेरिएबल है, ठीक है। देन हमें क्या करना है, इसमें से x2 एंड x3 की जो है वो वैल्यूज निकालेंगे। x2 के लिए पहले आएगा 0, सेकंड में आएगा हमारे पास 1 एंड देन थर्ड में 0, ठीक है। इसी तरह प्लस x3, इसी तरह हम x3 के लिए वैल्यूज लिख लेते हैं। जो x3 के लिए हमारे पास आएगा, पहले आएगा 4, यहाँ पर आएगा -3 एंड यहाँ पर 1। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की पैरामेट्रिक फॉर्म। देन क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि डिस्क्राइब ऑल सॉल्यूशन ऑफ ax = 0 इन पैरामेट्रिक फॉर्म वेयर a इज रो इक्विवेलेंट टू द गिवन मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अब हम। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसे रो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास x1 x2 की वैल्यूज आ जाएंगी। हमने क्या करना है, इन्हें इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा है। x1 प्लस x2 जो है वो मिसिंग है एंड प्लस 9x3 माइनस 8x4 = 0। इसी तरह x2 यहाँ पर आ जाएगा -4x3 प्लस 5x4 = 0। ये करने के बाद हमने इन्हें अपनी पैरामेट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा है। आपको पता है पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, x1 की जो है वो हमारे पास वैल्यूज हैं, x1 हम बाहर निकाल लेंगे, x1 की यहाँ से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। x1 = -9x3 प्लस 8x4, ठीक है। इसी तरह x2 की भी हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, हम वो लिखेंगे। x3 एंड x4 जो है वो हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं, वो हम वैसे ही लिख लेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, इनमें से x3 एंड x4 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास एक हमारी जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म आ चुकी है। पैरामेट्रिक फॉर्म के साथ ये देखें, आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर्स हैं हमारे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये एक ही मेथड से होने हैं। हमें क्या करना है, इनमें रो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने इन्हें पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। देन हम देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि ऑलरेडी एचलन फॉर्म में है,
ठीक है, इसे हम पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 11। इस पे हम डिफरेंट रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से जो है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, एक मेरी पिवट पोजीशन ये है, ये सेकंड पिवट पोजीशन मेरी सेकंड पे होनी थी, बट ये वाली रो को मैं निकाल दूंगी क्योंकि ये 0 हो चुकी है। देन हमारी पिवट पोजीशन ये है, देन ये भी निकल गई, देन पिवट पोजीशन ये है। अब मुझे क्या करना है, इन पिवट पोजीशंस के नीचे देखें आप, तो इन पिवट पोजीशन के नीचे जो है वो ऑलरेडी 0 है, तो मुझे पता चला कि ये ऑलरेडी एचडन फॉर्म में है। अब मैं क्या करती हूँ, इनके ऊपर वालों को 0 कर लेती हूँ। तो जिन्हें मुझे 0 करने की जरूरत है वो ये -2 को 0 करना है एंड इस 3 को 0 करना है। -2 को 0 करने के लिए मैं R2 के साथ जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करूंगी एंड देन दोनों को ऐड कर लूंगी, तो मुझे यहाँ पर जो है वो 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इस 3 को 0 करना है, तो मैं क्या करूंगी, R3 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगी एंड देन इन दोनों रोज को जमा करूंगी, तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा। इसी तरह हम जो है वो डिफरेंट वैल्यूज जो है वो गेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अपनी पैरामेट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये देखिए मैंने कन्वर्ट कर दिया है, सारे हमारे पास जीरोज आ चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशंस है। मुझे क्या है, एक वेरिएबल जो है वो फ्री मिला है क्योंकि ये जो लास्ट रो थी वो हमारे पास 0 बन गई थी। देन क्या करना है, यहाँ पर x1 के इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x1 का आंसर निकाल लेंगे। x1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4x2 माइनस 9x6। देन हमारे पास यहाँ से x3 का आंसर आ जाएगा एंड x3 इज इक्वल टू x6। ठीक है, यहाँ से x5 का आंसर आ जाएगा, x5 इज इक्वल टू -4x6। अब हमने क्या करना है, इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। देन हमने क्या करना है, इनमें से बारी बारी x2, x3 एंड x4, x5 जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे वो कॉमन ले लेने हैं और हमने इन्हें पैरामेट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। तो जस्ट यही है हमारे इस क्वेश्चन में। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो 12 तक ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें यही करना है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास पिवट पोजीशंस कौन सी हैं, एक ये वाली, ये 0 हो चुकी है, तो एक ये वाली पिवट पोजीशन है एंड देन मेरे पास ये भी 0 हो चुकी है, ये भी 0, तो मेरे पास जो पिवट पोजीशन बनती है वो ये वाली है। अब इस पिवट पोजीशन के नीचे सारे 0 हैं, इस पिवट पोजीशन के नीचे भी सारे 0 हैं एंड इस पिवट पोजीशन के नीचे भी 0 है। अब मुझे क्या करना है, इन पिवट पोजीशंस के ऊपर वाले 0 बनाने हैं, इसको 0 बनाना है। आपने इन कॉलम्स को जो है वो केयर नहीं करनी, वहां पर क्या वैल्यूज आ रही हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बस अपनी पिवट पोजीशंस के ऊपर जो है वो जीरोस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम जीरोस बनाएंगे रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद। जब हम डिफरेंट रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो ये हैं, x1 प्लस 5x2 प्लस 8x4। जहां पर 0 है वो वाला जो है वो वेरिएबल स्किप कर देंगे। 8x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 0, x6 यहाँ पे 0 है। इसी तरह हम इस रो से भी निकाल लेंगे आंसर और इस रो से भी निकाल लेंगे। अब आपको पता है हमें कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम यहाँ से x1 का आंसर निकालेंगे, यहाँ से x3 का निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से x1, x2, x3, x4, x5 जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको कॉमन ले लेंगे। वो हमारे पास हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था। हमें चेक करना था कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ट्रिबल है या फिर नॉन ट्रिबल है, और हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में जो है वो लिखना सीखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।